मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करी जाए। एमजीएल के एमडी आशु सिंघल साहब जुड़ते हुए। आशु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, कल शाम महानगर गैस लिमिटेड का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। द रेक्टिफिकेशन वर्क ऑफ गेल्स डैमेज्ड मेन गैस पाइपलाइन कंप्लीटेड। आशु सर, इसका मतलब क्या? रेक्टिफिकेशन वर्क कंप्लीट मतलब गैस की सप्लाई वहां से शुरू हो गई क्या, और फुल नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है, या फिर ड्यू कोर्स में अब रिस्टोर होगी? मामला है क्या? नहीं, वो कल दिन में लगभग 2 बजे के आसपास सारा काम कंप्लीट हो गया था गेल की तरफ से। उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो यही होती हैं कि पाइपलाइन को पर्ज करना होता है और धीरे धीरे करके उसका प्रेशर बढ़ाना होता है। उसमें कुछ एक प्रोटोकॉल होता है, एक एसओपी होता है। तो वो करते करते लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सारे हमारे स्टेशन ऑनलाइन हो गए थे। और उसके बाद से पूरी नॉर्मलसी है। जो उसके बाद थोड़ी बहुत क्यू लगी हुई थी, वो इसलिए थी कि लोगों को उस समय उतनी जानकारी नहीं थी कि सारे स्टेशन चालू हो गए। पर आप समझिए 4 बजे से कल शाम 4 बजे के बाद से सब कुछ नॉर्मल है। नहीं नहीं, एमजीएल की गैस सप्लाई कितनी क्रिटिकल है मुंबई के लिए, वो तो हमें पिछले 3 दिन में समझ में आ गया। संडे ऑनवर्ड सर बहुत दिक्कत हो गई। अच्छा, अब वो सारे सीएनजी गैस स्टेशंस पे पर्याप्त गैस पहुंच गई, आप ये कह रहे हो? बैकलॉग क्लियर होना शुरू हो गया, ऐसा मानूं? जी, शाम को 4 बजे कल उसके बाद से हमारे जैसे 390 स्टेशन है। तो कल शाम को 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास उसमें से 385 स्टेशन चल रहे थे। तो 3-4 स्टेशन थे वो तकनीकी वजह के कारण रुके हुए थे। बाकी हमारा जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा नॉर्मलाइज हो गया था। सारे इंडस्ट्रीज भी एक एक करके हमने चालू कर दी थी। उसके अलावा जो भी कॉमर्शियल तो खैर पहले से ही चालू था, और पाइप नेचुरल गैस को इसमें इम्पैक्ट नहीं आया था। तो जो 160 सीएनजी स्टेशन बंद थे वो एक एक करके, मतलब थोड़ा समय लगता है उसको गैस के प्रेशर बढ़ाने में, और वो जैसे जैसे पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ता गया एक एक कंप्रेसर चालू होते गए। अच्छा आशु सर, क्यों ऐसा डैमेज? क्या आपसे या क्या गेल से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती? क्या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी नहीं है? क्या आपकी पाइपलाइन के आसपास कोई कामकाज करे उससे पहले आपसे परमिशन या गेल से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल होता है, पर ये पाइपलाइन हमारी नहीं थी, ये गेल की पाइपलाइन है जो 3.5 किलोमीटर की है, आरसीएफ ट्रॉम्बे टर्मिनल से लेके हमारे वडाला सिटी गेट स्टेशन तक। और ये लाइन काफी सेफ मानी जाती है क्योंकि ये लाइन आरसीएफ कंपाउंड के अंदर है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई अनऑथराइज्ड आके काम कर सकता है, कोई भी तरीके से ट्रेस पासिंग नहीं होती है। तो इसलिए हम उसको टेक्निकली तौर पे काफी सेफ मानते हैं। फिर भी हमने रिडेंडेंसी के तौर पे एक नई पाइपलाइन वहां पे डाल दी थी कि अगर किसी वजह से इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, अनफॉर्चुनेटली वो हो गया, पर हमने उसको मद्देनजर रखते हुए एक ऑलरेडी पैरेलल लाइन डाल चुके हैं, पर उसको कमीशन करने के लिए 2-3 महीने का टाइम है। उसको स्किड एक जगह बिठाना है गेल के एंड पे, और हमारी एक क्रॉसिंग बाकी है, उसको करके हम लोग जनवरी में उसको कमीशन करने वाले हैं, जनवरी फरवरी में। तो अगर ये, मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट है, अगर ये जनवरी फरवरी के बाद होता तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि एक रिडेंडेंसी और हमारी तैयार हो गई थी। इसके अलावा हमारी 4 जगह और पाइपलाइन सिटी गेट स्टेशन से कनेक्टेड है। तो ये लूप सिस्टम होता है, मतलब एक जगह की सप्लाई पे ही पूरा हमारा मुंबई शहर डिपेंडेंट नहीं है। 3-4 जगह और सिटी गेट स्टेशन है, उनके सोर्सेज अलग हैं, पाइपलाइंस अलग अलग हैं। तो वो बिल्कुल एक तरीके से काफी सिक्योर सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर स्टेशन में हमारी सबसे ज्यादा गैस बिकती है, और बाकी जो जगह है वहां से हम गैस इधर की तरफ जब लेके आते हैं तो उसमें पूरी आपूर्ति नहीं हो सकती, मतलब उसमें कुछ क्वांटिटी कम रहती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि 390 में से 160 स्टेशन हम चला पाए। सॉरी, 160 स्टेशन बंद थे, 230 स्टेशन हम चला पाए। अन्यथा तो जो स्थिति थी वो और भी विकट होती अगर बाकी के स्टेशन भी बंद रहते तो। हम, मेरा एक्चुअली सवाल आपने जवाब दे दिया कि एक सिंगल सोर्स से ही मुंबई की सप्लाई आती है कि मल्टीपल सोर्सेज से? तो मल्टीपल सोर्सेज से आती है, लेकिन जिससे आ रही थी जो डैमेज हो गई वो एक क्रिटिकल सोर्स था। अच्छा, आउट ऑफ अटर क्यूरोसिटी आशु सर, ये जो सारे डैमेजेस हैं ये वो कॉन्ट्रैक्टर, वो थर्ड पार्टी उसकी भरपाई करेगी ना?
देखिए, उसमें मेरे को कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि वो गेल और आरसीएफ के बीच का मामला है और वो दोनों कंपनी आपस में देखेंगे किस तरीके से इसमें कॉन्ट्रेक्चुअली या एग्रीमेंट के हिसाब से वो हैंडल करेंगे उसे। आशु सर, ये लग तो रहा है कि सिर्फ सीएनजी सप्लाई का ज्यादा मामला था, क्योंकि शायद पीएनजी की सप्लाई इंपैक्ट नहीं हुई। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की सप्लाई का क्या हुआ था इस दौरान? देखिए, हमारी जो 4.5 मिलियन गैस हम लोग यहाँ पे बेचते हैं, उसमें सीएनजी का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। और पीएनजी आप भी जानते हैं कि पीएनजी को हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि जो घरों में गैस जा रही है और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में गैस जा रही है उसको हम लोग पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो उन लोगों की सप्लाई नहीं रुकी। इंडस्ट्रीज में एक ऑप्शन होता है कि वो लोग अल्टरनेट फ्यूल में काफी लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी दिक्कत है, आप 1-2 दिन हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और अल्टरनेट फ्यूल में शिफ्ट हो जाइए। तो इंडस्ट्रीज को हम सप्लाई रोकते हैं और उनको अल्टरनेट फ्यूल पे शिफ्ट होने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अब सीएनजी बच जाता है। अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है तो हम सीएनजी पूरा मीट करेंगे। अगर नहीं है तो हमको सीएनजी स्टेशन ऑटोमेटिकली ट्रिप होते हैं, उसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अगर सीएनजी स्टेशन से डिमांड ज्यादा है तो उससे पाइपलाइन का प्रेशर कम होने लगता है और जैसे ही वो प्रेशर एक लिमिट के नीचे आता है तो वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो टेक्निकल एक मुद्दा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अनलेस आप फीड कर रहे हैं गैस और निकाल रहे हैं तब तक तो सिस्टम बैलेंस रहेगा। अगर आप फीड करना बंद कर दिया और निकालना ज्यादा है तो फिर वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाएंगे। तो फिर हम लोग उसको मैनेज करते हैं कि किसी ऐसी स्थिति में नहीं हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में जीरो हो जाएगा सीएनजी स्टेशन। तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टेशन हर एक एरिया में ओपन रहे ताकि थोड़ा बहुत मैनेज कर सके। जो भी एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है उसका एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम मतलब एक सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, उसको हम ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो एक रिटर्न डाउन प्रोसेस है उसका कि किस तरीके से इस तरह की इमरजेंसियों को हैंडल करना है और वही हमारा एक्टिवेट हो गया था तो संडे की आशु शाम से। ओके, गैस सप्लाई की चर्चा हो रही है, तो आशु सर, वो एपीएम गैस एलोकेशंस रिड्यूस करे गए थे, तो बाकी की पूर्ति, अपनी रिक्वायरमेंट्स की भरपाई आप लोग कैसे कर रहे हो अब? जो हमारी गैस है उसमें एपीएम गैस डोमेस्टिक गैस को बोलते हैं, तो वो 100% एलोकेशन हमारी हाउस होल्ड गैस के लिए अवेलेबल है। सीएनजी में पहले ज्यादा थी पर पिछले 1-1.5 साल के अंदर वो धीरे धीरे करके कम होती गई। अभी हमें 35% एपीएम गैस सीएनजी की मिलती है। अभी जो गैस कट रही है एपीएम की उसको वो न्यू वेल गैस के नाम से बेचा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी कम हो गई है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, उसका फॉर्मूला चेंज्ड है। जैसे एपीएम 10% इंडियन क्रूड बास्केट पे मिलती है और न्यू वेल गैस 12% इंडियन क्रूड बास्केट पे मिलती है। इसके अलावा कुछ रिलायंस की गैस है, ओएनजीसी की गैस है जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है, उसको भी हमने सोर्स किया है। कुछ टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है और थोड़ा बहुत स्पॉट गैस को भी हम लेते हैं ताकि मार्केट के साथ हमारा सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। इस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अच्छा, मैनेज तो करोगे आप, पूर्ति तो कहीं ना कहीं से कर रहे होगे, लेकिन इसके चलते एक्सपेक्टेड था कि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को निगेटिवली इंपैक्ट करेगा। Q2 की गैस कॉस्ट आपकी इंच अप हुई, मार्जिन्स पे प्रेशर, और तगड़ा प्रेशर था। 16.5% इबिटा मार्जिन्स वर्सेस 24% क्यू ऑन क्यू। क्या आउटलुक है मार्जिन्स के फ्रंट पे आशु सर? मार्जिन्स आप आरओसी बोल रहे हैं, लेकिन अगर एबिटा पर एससीएम में लेंगे तो हम लोग 10 रुपए थे हाफ ईयरली लास्ट ईयर में और इस साल हाफ ईयरली भी हमारा 10 रुपए ही है। Q2 8 रुपए पर एबिटा पर एससीएम था। तो हमारी वही आगे की गाइडेंस है कि 8.5 से 9.5 रुपए के आसपास एबिटा पर एससीएम रहना चाहिए, जो कि एक हेल्दी एबिटा पर एससीएम है। उसमें हम देखते हैं कि अल्टरनेट फ्यूल की कॉस्ट कितनी है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितनी है, हमारी वॉल्यूम ग्रोथ कितनी होनी चाहिए। इस तरह के सारे फैक्टर्स देखते हुए हम लोग प्राइस उसका निर्धारित करते हैं सीएनजी का और उसी के अनुसार हमें वही गाइडेंस लगती है। थोड़ा सा अभी कम किया है क्योंकि हम प्राइसेस को बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं कंज्यूमर्स को। क्या वॉल्यूम टारगेट्स अक्रॉस सेगमेंट्स आप लेके चल रहे हो? Q2 में जब आपने नंबर्स दिए तो 3% क्यू ऑन क्यू और 10% साल दर साल वॉल्यूम्स में इजाफा था। दूसरी छमाई कैसी रहेगी? दूसरी छमाही आप जैसे कहते हैं कि सेकंड हाफ जनरली अच्छा रहता है हमारे लिए,
तो 10% हमारे को हाफ H1 वर्सेस H1 मिला है। तो H2 वर्सेस H2 अगर हम कंसीडर करेंगे इसी रेंज में, तो साल का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट वॉल्यूम ग्रोथ हमारा लगभग 10% होना, अ, उसके आसपास ही हम लोग कहीं रहेंगे। तो FY25 में तो ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स में जम था 12.25% के आसपास का, तो वहां से थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा होगा, आप ऐसे कह रहे हो? थोड़ा बहुत हर साल फर्क पड़ता है, क्योंकि उस साल हमने पिछले साल इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेगमेंट में काफी अच्छा प्रोग्रेस मिली थी, 24% ग्रोथ थी। इस साल लगभग 20% रहेगी। डोमेस्टिक पीएनजी जो है वो लगभग 7% के आसपास ग्रोथ रहती है, और सीएनजी जो है वो थोड़ा वेरी करती रहती है। तो लास्ट ईयर हमारी 11% थी, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10 या 11%, 9-10% हो सकती है। तो कहीं हम लोग 10% के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, 10 या 10 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। अच्छा आशु सर, एमजीएल का फोकस है डाइवर्सिफिकेशन पे। हम नए ज्योग्राफिकल एरियाज ऐड कर रहे हैं। वो हाल में वो रत्नागिरी हुआ, लातूर और उस्मानाबाद हुआ, चित्रदुर्ग और देवनागरी हुआ। तो मुंबई का रीजनल कंसंट्रेशन किस हद तक हम रिड्यूस कर पाए? हमारे अपने केपेक्स प्लान्स क्या हैं? और ऑफलेट कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स भी हमने लिए थे। इनऑर्गेनिकली क्या कदम उठाने की और तैयारी हो रही है? कुछ स्कैन कर रहे हो आप लोग? इनऑर्गेनिक जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें समय लगता है, और एक हमने सक्सेसफुली किया, तो 3 ज्योग्राफी अभी, पहले वो 100% होली और सब्सिडरी कंपनी थी, अभी वो हमारी इकाई बन गई है, मतलब इंटीग्रेट हो गई है एमजीएल से। तो इस बार के हमारे सारे नतीजे जो हैं Q2 के, वो एक ही सिंगल एंटिटी बेसिस पे आए हैं। ओके। आगे भी वो सिंगल एंटिटी बेसिस पे ही रहेंगे। अच्छा। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग बाकी अपॉर्चुनिटीज भी देखते रहते हैं, जैसे एक सीबीजी प्लांट का अभी लैंड एलोकेशन होने वाला है। 3 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हमने कुछ पोजीशन ली है माइनर। एक आईबीसी करके कंपनी है, उसमें भी हमने एक पोजीशन ली है। तो हाँ, इस तरह के अच्छा आशु सर, आईबीसी वो इंटरनेशनल बैटरी कंपनी, उसके थ्रू आपने ईवी बैटरी सेक्टर में एंट्री शुरू करी। अब उसका लॉजिक क्या है? क्या ईवी बैटरीज आप अपने नेटवर्क के थ्रू कोशिश करो कि डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करें? जब अधिग्रहण करने की बात कर रहे हो आप लोग, तो कोर में होगा या नॉन कोर में? एक तो आपने नॉन कोर में ईवी चुना, ऐसे ही कुछ और नॉन कोर में कहां कहां एमजीएल जा सकता है, ऐसा तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया होगा आप लोगों ने। हाँ, वो एक्टिविटीज पैरेलल चलती है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें थोड़ा नॉन फॉसिल पे भी जोर देना था हमारे कंपनी की स्ट्रैटेजी में। तो उसमें हम रिन्यू एनर्जी पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिन्यू एनर्जी में हमने जो कैप्टिव हमारे कंप्रेसर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादातर। तो उसको हमने अभी एक कंपनी छोटी बनाई है, जिसके आधार पे हम लोग ग्रीन एनर्जी इंपोर्ट करेंगे। और एक लगभग हमारे काफी सारे कंप्रेसर स्टेशन अब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। जो रिन्यू एनर्जी की एक कंपनी हमने खुद अपने साथ एक और एंटिटी के साथ मिलकर के बनाई, जिसमें हम 26% इक्विटी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जो भी हमारी कंपनी के दिशा निर्देशन के हिसाब से कि क्या अच्छा है कंपनी के लिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको भी हम लोग एक दिमाग में रखते हैं। कंपनी का बोर्ड के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं फिर। आशु सर, एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा सा पर्सनल था। वो एमजीएल की पाइप्ड गैस का बिल, घर पे खाना कम पका रहा हूं फिर भी बिल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये दरें कम वम होंगी आगे चल के, नहीं होंगी सर? मुझे नहीं पता आप कम नहीं हो रहा है का क्या अर्थ होता है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है एलपीजी से कम है रहता है पीएनजी का। हाँ वो है, तो हाँ। एलपीजी से अगर कम रहता है, अनइंटरप्टेड सप्लाई है, आपको किसी के पीछे जाना नहीं है, बुक नहीं करना है, बिल आप घर से भर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए, अगर आपको लग भी रहा है कि थोड़ा ज्यादा आ रहा है बिल। पर फिर भी हमारा जो खर्चा है, अगर आपको नंबर्स में बात करनी है, तो हमारा एक खर्चा बहुत ज्यादा होता है पीएनजी कनेक्शन के लिए। पर हम जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से 5,000 रुपये चार्ज करते हैं नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट में। और आगे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन करें, बिकॉज वो एक तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा है कि आप एलपीजी पे कम डिपेंडेंट रहें और पीएनजी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहें। पर रेस्ट एश्योर्ड, हमारा जितना खर्चा होता है हम उतना पूरा का पूरा आपसे चार्ज नहीं करते। नहीं, बाकी सब सब एक तरफ। आशु सर, ये तो है, कन्वीनियंस बहुत है पाइप गैस में।
खैर, थैंक यू सो मच आशु सर जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी बातचीत करने के लिए। क्विकली